ॐ विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। आइए हम पांचवें लेवल की ओर चलें और पांचवें लेवल में हमारे दो विषय हैं। एक है लोकतंत्र और गणतंत्र और दूसरा है सुरक्षा। तो इन दो विषयों पर हम अलग अलग चर्चाएं करेंगे। आज हमारा पहला विषय लोकतंत्र और गणतंत्र, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए उसके लिए पूर्व पक्ष के लिए मैं कुछ लोगों से आमंत्रित करूंगा बताने के लिए। आपने चार शब्दों को बहुत अच्छे से सुना है। आपने सुना है लोकतंत्र, जनतंत्र, प्रजातंत्र और गणतंत्र, ये आपने सुना है। एक और भी है राजतंत्र, लेकिन वो राजतंत्र तो अलग हो गया बिल्कुल। तो राजतंत्र राजा के राज्य को कहते हैं, लेकिन यहाँ हम जहाँ जिसे लोग जनता का राज्य कहते हैं, उस जनता के राज के बारे में जानना चाहते हैं। लोकतंत्र, राजतंत्र, गणतंत्र और प्रजातंत्र, ये मैंने कुछ स्थानों पर लिया है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जो उस चर्चा में मेरी शामिल रह चुके हैं, कृपया वो यहाँ शामिल न हो। इससे पूर्व पक्ष की जो चर्चा है वो थोड़ी कमजोर पड़ जाती है। तो केवल नए श्रोताओं से मैं चाहूंगा कि नए श्रोता इसमें शामिल हों ताकि हम नई बातों को जान सकें। तो चार शब्द मैं फिर एक बार दोहराता हूं। लोकतंत्र, जनतंत्र, गणतंत्र, प्रजातंत्र। इन चारों शब्दों में वास्तविक भेद क्या है, आइए समझने का प्रयास करते हैं। कुंदन कुमार सिंह जी। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि ये एक ही है। ठीक है। जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को जनतंत्र कहते हैं और इसी को लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र कहते हैं। यानी टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, है ना जी, इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। तो इसे हम टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल अब्राहम लिंकन ने कहा था, और जी इसे ही अंग्रेजी भाषा में डेमोक्रेसी कहते हैं। और ये जी चारों शब्द डेमोक्रेसी को ही डिफाइन करते हैं। जी। चलिए रजनीकांत जी अब बता दीजिए। ओम आचार्य जी। जी नमस्ते। लोकतंत्र का आचार्य जी, भारत लोकतंत्र है और भारत गणतंत्र भी है। जनतंत्र और प्रजातंत्र नहीं पता है। अब जैसे गणतंत्र है, गणतंत्र का इंग्लिश में होता है अर्थ रिपब्लिक, और डेमोक्रेसी का अर्थ मतलब लोकतंत्र का होता है डेमोक्रेसी। तो गणतंत्र में जहाँ राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, बस अच्छा, इतना ही। जी। और चारों का अर्थ अलग अलग ही है आचार्य जी। एक बार दोबारा बताइए, जहाँ राष्ट्रपति निर्धारित होता है उसे आप क्या कहेंगे? गणतंत्र। अच्छा, एस गणतंत्र। हाँ। जी हाँ आचार्य जी, सही सही है। ठीक है, जहाँ राष्ट्रपति निर्धारित हो वो गणतंत्र। चलिए, जी। एक नई बात मेरे सामने आई। कोई और इस बार कुछ कहना चाहते हैं, कुछ और? आ- आचार्य जी, चारों का अलग ही अलग अर्थ होगा। धन्यवाद आचार्य जी। नरेंद्र कुमार जी। नमस्ते जी आचार्य जी। जी नमस्ते। लोकतंत्र में तो जो पर शक्तियां होती है वो जनता के पास होती है आचार्य जी। अच्छा, और जो गणतंत्र है उसमें क्या करती है, जनता अपने प्रतिनिधि चुन के भेजती है। वही ठीक है। जो वहां पे जाते वही अपना कानून व्यवस्था वही बनाते हैं। तो इसमें लोकतंत्र में भी तो प्रतिनिधि चुन के भेजते हैं। सांसद और ये विधायक क्या होते हैं, ये पार्षद क्या तो, होते हैं, ये प्रधान और सरपंच क्या होते हैं, ये सब तो प्रतिनिधि तो हैं, ये आचार्य जी, जो लोकतंत्र में। हमारे संविधान में तो शायद ऐसा लिखा गया है कि हमारा देश गणतंत्र है। अच्छा, तो लोकतंत्र क्या है फिर? लोकतंत्र का उदाहरण दो मुझे। तो क्योंकि इसमें तो हम कई बार ऐसे पढ़ते कि जनता के पास ऐसी शक्तियां होनी चाहिए जो जनता जनता के पास ही हो शक्तियां। मान लिया, आप मुझे लोकतंत्र का उदाहरण दीजिए। सब गणतंत्री तो कहते हैं खुद को। गणतंत्र लोकतंत्र में भेद कहाँ करते हैं लोग? भेद करते हुए तो कहते ही नहीं है। अगर आप भारत को लोकतंत्र नहीं मानते, गणतंत्र मानते हैं, तो मुझे लोकतंत्र का उदाहरण दीजिए। और भारत में भी जहां आप जिसे गणतंत्र कह रहे हैं, वहां लोकतंत्र बचाने की दुहाई दी जाती है। आम व्यवहार में टीवी पर बहुत सुबुद्ध लोग भी क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं, लोकतंत्र का शब्द प्रयोग करते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ये आम उक्ति है, सब लोग कहते हैं। अगर भारत गणतंत्र है, लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र कोई अलग प्रकार की व्यवस्था है, तो लोकतंत्र कहाँ है वो बताइए।
ऐसे तो नहीं चलिए दिख रहा आचार्य जी। चलिए गोविंद कुमार मिश्रा जी पंचायत तो में हो गए। कहाँ? जी पहले पहले आचार्य जी पंचायत वगैरह होती थी, मीटिंग गांव में। इन्होंने कहा कि गणतंत्र में प्रतिनिधियों को चुना जाता है, तो पंचायत में भी प्रतिनिधि चुने जाते हैं, पंच चुने जाते हैं, सरपंच चुने जाते हैं, पार्षद, सभासद, ये सब चुने जाते हैं। तो प्रतिनिधि सब जगह चुने जाते हैं, लोकतंत्र हो या गणतंत्र हो, प्रतिनिधि कहाँ नहीं चुने जाते? राजकुमार वर्मा जी। जी आचार्य जी, लोकतंत्र में प्रजा अपना प्रतिनिधि चुनती है, लोकतंत्र है। और गणतंत्र में राष्ट्रपति शासन लागू होता है, जिसमें सैन्य शासन होता है, सैनिकों का शासन होता है इसमें। और राजतंत्र में राजा का शासन चलता है। नहीं, गणतंत्र में सेना का शासन होता है। राष्ट्रपति के निर्देश पर सेना अपनी कार्यवाही करती है। तो वो तो यहाँ भी है, भारत में भी तो राष्ट्रपति के शासन पर ही सेना शासन करती है। अच्छा, अमेरिका का जो तंत्र है वो और भारत का जो तंत्र है वो, दोनों में कौन गणतंत्र और कौन लोकतंत्र है? भारत का है लोकतंत्र और अमेरिका का है गणतंत्र। क्या अंतर है? वहां शक्ति एक हाथ में रहता है, एक राष्ट्रपति ही सारा निर्णय लेता है, सारा कार्यवाही वो करवाती हैं। और लोकतंत्र में सारे प्रतिनिधि मिलकर के निर्णय लेती हैं। नहीं, वहां भी सब लोग सीनेट्स होती हैं, सीनेटर होते हैं, संसद बैठती है, लोग मिलकर निर्णय लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि निर्णय अकेला राष्ट्रपति ले लेता है अमेरिका में, ऐसा थोड़े होता है। फिर तो प्रजा का राज्य ही क्या रहा, वो तो राजतंत्र हो गया। अगर राष्ट्रपति ही चाहे किसी भी तरीके से चुन के उसके हाथ में सत्ता दे दी गई, तो ये तो राजतंत्र ही हो गया, जो राजा चाहे सो हो जाए। हाँ, वैसे ही हो गया। तो ये मैं तो ज्यादा अच्छे से नहीं राजतंत्र। बता पाऊंगा, इतनी जानकारी है आचार्य जी। ठीक है, नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। मेरा मतलब है कि मैं चीजों को जानना चाह रहा हूँ जी कि जी हमारे समाज में इन शब्दों के प्रति क्या क्या भावनाएं और कैसे कैसे अर्थ प्रचारित हैं, वो जानना चाहते हैं। जी। शंकर पलीता जी, हाँ आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। गणतंत्र और लोकतंत्र में मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों एक दूसरे को मिलता जुलता है, इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। जो आज चल रहा है वो लोकतंत्र भी है और गणतंत्र भी है, दोनों को एक दूसरे को मतलब एक ही कोई समझाता है। केवल शब्द अलग है, और शब्द अलग होने से केवल हम बाल की खाल निकालते रहे, लेकिन असल में चारों शब्द लोकतंत्र, जनतंत्र, गणतंत्र और प्रजातंत्र एक ही है। एक ही है मेरे मायने। ठीक है। राजा तंत्र बोले तो अलग होता है, मगर ये तो एक हाँ, ही है। राजतंत्र और इन चारों में अंतर है। ठीक है। वंदना गुप्ता जी। ओम आचार्य जी नमस्ते। जहां तक मैं समझती हूँ आचार्य जी, जो लोकतंत्र है उसमें एक संविधान हो, वो सॉरी, प्रजा अपने मतलब प्रतिनिधियों को चुनती है। जा कम करूं। हेलो। जी बोलिए। तो किसी और का माइक करना है। गणतंत्र में संविधान के अनुसार सब कुछ होता है। अच्छा, गणतंत्र में संविधान के अनुसार होता है, और दूसरा क्या जी। बताया आपने? और जो ये लोकतंत्र है आचार्य जी, उसमें प्रजा अपने प्रतिनिधियों को निर्वाचन के माध्यम से चुनती है। तो गणतंत्र में भी तो वही कह रही हैं आप। नहीं सर, गणतंत्र में एक संविधान होगा और जनता का ही एक प्रतिनिधि होगा, जो मतलब राष्ट्रपति के रूप में होगा, तो और उसकी लोकतंत्र भी में बात मानी लोकतंत्र में संविधान नहीं होता बहन? जाए। लोकतंत्र में आचार्य जी जो चुने जाएंगे प्रतिनिधि जनता के द्वारा, उनके द्वारा जो बनाए गए नियम वगैरह होंगे वो माने जाएंगे। एक जैसी बात आप कर रही हैं। चलिए ठीक है। विनीत जसपाल चौहान जी। ओम नमस्ते आदरणीय आचार्य जी। जी नमस्ते। आचार्य जी, लोकतंत्र में जनता के कुछ अधिकार होते हैं, तो लोकतंत्र में जनता अपना प्रतिनिधि चुन के भेजती है संसद में। और वो गणतंत्र में क्या होता है, जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो देश को चलाते हैं, मतलब सिस्टम को फिर चलाते हैं। तो ये गणतंत्र होता है। लोकतंत्र में प्रजा प्रतिनिधि को चुनती है, और गणतंत्र में जो गण यानी कि एक तरीके से गण चुन दिए, वो देश को चलाने का काम करता है, देश की तो प्रतिनिधि में और गण में क्या अंतर हो गया आपके हिसाब से?
भाई दोनों में ही तो प्रजा चुन रही है, एक में आपने प्रतिनिधि की शब्द प्रयोग कर दिया, एक में आपने गण शब्द प्रयोग कर दिया, दोनों में आपने जी कहा जी जनता चुनती है। हाँ, वो प्रतिनिधि को ही हम गण कहते हैं। जैसे कि पुरातन समय में हमारे भारत तो, में भी होता था कि गण तो प्रमुख फिर चुने कोई जाते हैं, जैसे गांव में, तो, एरिया में तो, गण प्रमुख। तो तो फिर कोई वो अंतर गण, नहीं रहा, हाँ जी, तो कोई अंतर नहीं है मतलब। नहीं अंतर तो मात्र मतलब बहुत ज्यादा अगर देखा जाए तो अंतर नहीं है। बस ये अंतर ये है कि लोकतंत्र में जनता को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है, और वही प्रतिनिधि संसद को चलाते हैं। जैसे कि पुराने समय हमारे गण प्रमुख होते थे। नहीं मुझे यहाँ दोनों में अंतर बताइए। एक में आप कह रहे हैं जनता प्रतिनिधि चुनती है, दूसरे में आप कह रहे हैं जनता गण चुनती है। तो गण और प्रतिनिधि शब्द ही तो बदला आपने। नहीं आचार्य जी, मैं यही तो कह रहा हूँ, गण या प्रतिनिधि एक ही बात है। तो फिर एक ही हो गया, फिर अलग अलग क्यों बोल रहे हैं जनतंत्र और प्रजातंत्र को, गणतंत्र को। जी, बस वो हमें हमें रिप्रेजेंट कर, जनता को रिप्रेजेंट करते हैं संसद में जाके। मतलब एक ही बात हो गई ना, शब्द अलग अलग वैसे ही रख दिए, एक ही बात हुई ना। शिव कुमार तिवारी जी। आचार्य जी प्रणाम। जी मेरे अनुसार लोकतंत्र और गणतंत्र में जो मुख्य अंतर है कि लोकतंत्र में भी सरकारें होती हैं जहां बहुसंख्यक अपनी इच्छा से अल्पसंख्यकों के हित को प्रभावित बनाने हेतु कानून बना सकते हैं, परंतु गणतंत्र में यह बाध्यकारी होता है कि बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों के हित को प्रभावित करने वाले वैसे कानून नहीं बना सकते हैं। ये तो नीति है, ये तो नीति आप इधर डाल लो या उधर डाल लो। आपने जो कानून बनाया है, जो संविधान और कानून दो चीजें आपने बनाई हैं, उन दोनों चीजों में आप नीति डाल लीजिए। अल्पसंख्यकों के हित प्रभावित होंगे कि बहुसंख्यकों के हित प्रभावित होंगे, इससे लोकतंत्र गणतंत्र का क्या लेना देना। जैसे गणतंत्र में वही कुछ नियम बाध्यकारी होते हैं जिसमें सभी लोगों का हित को ध्यान रखना पड़ता है, जो एक लोकतंत्र नियम में भी संविधान के बाध्यकारी होते हैं। एक अच्छा लोकतंत्र का उदाहरण दो मुझे, लोकतंत्र कौन सा देश है और गणतंत्र कौन सा देश है, उदाहरण दीजिए तो। सभी तो अभी फिलहाल गणतंत्र ही हैं। लोकतंत्र है ये नहीं। लोकतंत्र की वास्तविक जो परिभाषा उस हिसाब से अभी कोई देश नहीं। अच्छा बांग्लादेश में क्या है। बांग्लादेश में इस समय की स्थिति में तो लोकतंत्र है कि जहाँ जनतंत्र। अभी तो आप कह रहे हैं कहीं लोकतंत्र है ही नहीं, सब जगह गणतंत्र है। इस समय जो परिस्थिति इस समय बांग्लादेश की है उस हिसाब से तो अच्छा पाकिस्तान में क्या है। पाकिस्तान में तो पूर्ण निरंकुश तंत्र है। ठीक है ठीक है। गिरीश शर्मा जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। वैसे तो ये चारों शब्द समार्थक तो कहना सही नहीं है, लेकिन लोकतंत्र मुझे लगता है लोकतंत्र है तो चुने हुए प्रतिनिधियों का ही शासन, लेकिन लोकतंत्र को जब आप कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स से गवर्न कराते हैं, जैसे संविधान के द्वारा निहित कार्य उसमें चलेंगे, तब वो गणतंत्र हो जाएगा। तो मेरा अपना मानना यह है कि ये एक चारों चीजें सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ती हैं। शुरुआत लोकतंत्र या प्रजातंत्र या जनतंत्र से करें, लेकिन अगर वो किसी गाइडिंग बुक से या किसी कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल से गवर्न होके चले तो फिर वही चीज गणतंत्र में कन्वर्ट हो जाती है। विजय कृष्ण साहू जी। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। लोकतंत्र का इलेक्शन होता है, गणतंत्र में सिलेक्शन होता है। अच्छा ठीक है। अच्छा एक प्रांजल से और पूछ लेते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं। प्रांजल। नमस्ते आचार्य जी। गणराज्य का मतलब ये होता है कि जहाँ वंशानुगत राजा या महाराजा नहीं हो, प्रजा द्वारा चुना गया हो, और लोकतंत्र का मतलब होता है वोटिंग द्वारा लाया गया हो। तो भारत में ये दोनों चीज है, कोई वंशानुगत राजा भी नहीं बनता, इसलिए गणराज्य भी है, और लोकतंत्र इसलिए है क्योंकि लोग वोट भी देते हैं, इसीलिए इसे दोनों कहा जाता है। चलिए ठीक है, हाथ डाउन कर लीजिए, सबको म्यूट कर दीजिए। आइए बढ़ते हैं हम समाधान पक्ष की ओर। अच्छा मैं थोड़ी सी तेज चलूंगा, विषय मेरा थोड़ा लंबा है, समय मेरे पास कम है, थोड़ा सा तेज चलूंगा, तो मेरे साथ पूरी तन्मयता के साथ इस बात को सुनने का प्रयास करेंगे। पहले हम शब्द समझते हैं जन। जब हम जन शब्द को समझते हैं कि जन शब्द क्या है, तब हम उसके आगे बढ़ेंगे। हम सब राजतंत्र को बड़े अच्छे से जानते हैं, जहां राजा चुना जाता है और राजा ही उत्तराधिकारी होता है,
और राजा ही इस चीज का निर्णायक होता है कि वो अगला राजा चुनेगा। मैं इससे तो पक्ष में इससे सहमत नहीं हूं कि राजतंत्र का मतलब ये होता है कि वंशानुगत राज आ जाए, ऐसा नहीं होता। अपितु ऐसा होता है कि राजा ही चुनेगा कि अगला राजा कौन होगा। ये राजतंत्र की व्यवस्था है और राजा उसे आगे बढ़ाता है। लेकिन राजतंत्र पे हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं प्रजातंत्र में। 4 शब्द फिर एक बार दोहराता हूं, इन्हें क्रम में सुनिए। पहला लोकतंत्र, जनतंत्र, ये दोनों मैंने इकट्ठे बोले, लोकतंत्र जनतंत्र। और उसके बाद मैंने बोला गणतंत्र प्रजातंत्र, ये दोनों मैंने इकट्ठे बोले। अब इसमें हम एक एक शब्द को समझते हुए चलेंगे, एक थोड़ी सी संस्कृत पढ़ेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक है जन शब्द। जन शब्द का अर्थ क्या है? जन शब्द बनेगा कैसे? जन शब्द क्या होता क्या है? ई जात म जनयति यंग जायते जन्मते जन निर्जन्म इति प्रांच प्रादुर्भाव स्फुटी भाव। यहाँ शब्द कल्पद्रुम में अच्छे से बताया गया है कि जन किसे कहते हैं, जन होता क्या है। यदि जन को हम अच्छे से समझने का प्रयास करें तो जो जना जाता है, जिसका जन्म होता है, जिसे जन्म दिया जाता है, वही जन होता है। मतलब जायते इति जन, जिसे जन्म दिया गया है उसी का नाम क्या है? जन्म है। ध्यान से सुनेंगे, जायते इति जनः लोकः, लोक भी उसी में कहा गया कि जो लोक में उत्पन्न हुआ है, जिसका जन्म हुआ है, उसे जन कहते हैं। अब ध्यान से समझने का प्रयास करो, जन्म तो कुत्ते बिल्ली का भी होता है, जन्म तो इस संसार में हर प्राणी का होता है, हर मनुष्य का होता है। इसका मतलब जो कोई जन्म लेता है उन सबको हम जन कहते हैं। यही जन जब आपस में मिलकर किसी तंत्र का निर्माण करता है तो उसे जनतंत्र कहते हैं। और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, जन में क्या क्या आ जाता है। जन्म में वो हर व्यक्ति आ जाता है जिसने जन्म लेकर अपनी आजीविका आदि संपन्न करते हुए इस जीवन में चर्चा करना शुरू किया। अब यहाँ जन्म में हम केवल मनुष्य की बात कर रहे हैं, मनुष्य के अलावा अन्य चीजों की चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। यानी कुत्ते बिल्ली गधे घोड़े गाय भैंस, इनकी चर्चा हम नहीं कर रहे, केवल मनुष्य की बात कर रहे हैं। अब मनुष्य में जितने मनुष्यों ने जन्म लिया है वो सब जन के अंतर्गत आ गए। और जो जन है, टोटल जन, जब टोटल जन उस सिस्टम का हिस्सा बनता है तो उसे जनतंत्र कहते हैं। इसे कैसे? इसे यूं समझने का प्रयास करो कि जनतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को सिस्टम में हिस्सेदार होने का अधिकार ऐसे मिलता है कि एक शराबी, एक बलात्कारी, एक चोर, एक हत्यारा, एक आतंकवादी, इन सबको वोट डालने का अधिकार होता है। ये सब वोट डाल सकते हैं। एक शराबी जो पीकर टुन्न पड़ा है, जिसे ये भी पता नहीं है कि तू भाई साहब नाली पर है या सड़क पर है या अपने घर में है, लेकिन वो शराब पीकर टुन्न पड़ा हुआ है, पर उसे वोट डालने का अधिकार है। वोट वाले दिन अगर वो वोट करने जाएगा तो उसे कोई रोक नहीं सकता वोट करने से। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ एक आईएएस अधिकारी के वोट में और इस शराबी के वोट में कोई अंतर नहीं होता, दोनों का वोट बराबर होता। यानी एक गाय काटने वाला, एक गाय खाने वाला और एक गाय को पूजने वाला, इनके वोट में कोई अंतर नहीं होता। सबकी सिस्टम में बराबर की हिस्सेदारी होती है, कहीं कोई अंतर नहीं होता। इसे जनतंत्र कहते हैं। इसी जन को जब समूह बनाया जाता है तो उसे लोक कहते हैं। तो जनतंत्र और लोकतंत्र एक ही बात है, दोनों में कोई अंतर नहीं। इसे अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कहानी के माध्यम से। मैंने कहानी पढ़ी थी, मैं ये तो भूल गया किनकी थी, मेरे लेखक का नाम याद नहीं, पर ये शायद 8वीं या 9वीं कक्षा में मैंने कहानी पढ़ी थी। कहानी मैं आपके बीच में सुनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। हुआ ये कि एक आदमी, पहले क्या था कि ये जो रियासतें थी ये अलग अलग थी। जैसे बंगाल, मैंने आपको बताया था एक दिन कि बंगाल बहुत बड़ी रियासत थी। मतलब बंगाल में आज का बांग्लादेश, पश्चिमी बंगाल, असम, उड़ीसा और बिहार, इतना बड़ा इलाका मिलकर बंग कहलाता था। जब बंग भंग किया गया तो बंग भंग में ये सब अलग अलग किए गए थे। असम अलग किया गया, उड़ीसा अलग, बिहार अलग और बांग्लादेश के 2 हिस्से। तो ये सब अलग किए गए थे। ऐसी ही एक बड़ी रियासत थी जिसका नाम था पश्चिमोत्तर प्रांत। और पश्चिमोत्तर प्रांत में एक बड़ा कोर्ट होता था जिसे इलाहाबाद कोर्ट के नाम से जानते थे, आजकल प्रयागराज कोर्ट के नाम से जानते हैं। ये जो कोर्ट है प्रयागराज में, ये जो इलाहाबाद कोर्ट के नाम से जाना जाता है, ये उत्तर भारत में उस समय सबसे प्रतिष्ठित संस्था थी।
इलाहाबाद की एक विशेषता और है, वहां 3 नदियां आपस में आकर मिलती हैं, इसलिए वहां संगम बनता है और संगम में नहाने से हिंदुओं में ऐसा प्रचलित है कि वहां बहुत पुण्य मिलता है। इसलिए लोग वहां स्नान करने जाते हैं और उसे तीर्थ स्थल भी मानते हैं। वहां 3 नदियां आपस में मिलती हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। ये बात अलग है कि आज तक किसी ने सरस्वती नदी को देखा नहीं, कोई बता नहीं सकता वहां सरस्वती नदी किधर से आती है। लेकिन ठीक है, 2 नदियां तो मिलती ही हैं, तीसरी का पता नहीं क्या हुआ। तो इसे संगम कहते हैं और संगम में नहाने का बड़ा पुण्य मिलता है। पहले जितने सरकारी कामकाज होते थे पश्चिम उत्तर प्रांत के, सब इलाहाबाद से हल होते थे। तो एक आदमी जो कभी इलाहाबाद नहीं गया था, जिसकी कोई बहन नहीं थी, जिसका कोई भाई नहीं था, माता पिता की इकलौती संतान था, पहली बार इलाहाबाद गया और इलाहाबाद में उसकी कोई रिश्तेदारी भी नहीं। वो जब ट्रेन से इलाहाबाद में उतरा, तो उतरते ही एक 10-12 साल का लड़का दौड़कर उसके पास आया और मामा जी प्रणाम। अरे मामा जी आप कहाँ थे? मामा जी हम तो इतने दिन से ढूंढ रहे हैं और माता जी आपको ढूंढ रही हैं और माता जी इतने दिन से कहती हैं कि तेरे मामा आएंगे, तेरे मामा आएंगे। मैं भी प्रतीक्षा करते करते आंख दुखने लगी और हम तो इतने रोते थे कि मामा कब आएंगे, कब आएंगे। उनका सामान उठाने लगा, उनकी मदद करने लगा, ट्रेन से उनका सामान नीचे उतरवाया, एक एक चीज को बहुत सावधानी से कि नुकसान ना हो, एक एक चीज को उठा के नीचे रखवाया। तो अब महाशय जी सोच में पड़ गए, भाई कैसा भांजा आ गया, मेरी कोई बहन नहीं है, मैं इलाहाबाद कभी आया नहीं, मेरे माँ बाप कभी इलाहाबाद नहीं आए, मेरा कोई लेना नहीं देना नहीं, भांजा कहाँ से आ गया। वो कहने लगा अरे मामा जी घर चलिए, माँ ने आपके लिए तो पूरी कचौरी पूरी बनाई है, ये बनाया वो बनाया, आपका इतना हम के तैयार कर दिया है। अब मामा ने सोचा कि यार इसे लड़के को गलतफहमी हो गई है, मैं एक नए देश में आया हूँ, कहीं रुकूंगा तो होटल में खर्च होगा, आने जाने में गाड़ी में खर्च होगा, रहने में खर्च होगा, खाना बाहर का मिलेगा, पता नहीं कैसा मिले कैसा न मिले, ये सब फ्री में हो रहा है। फ्री में कमरा मिलेगा, फ्री में खाना मिलेगा, फ्री में ये लोग मुझे बता देंगे कि किधर जाना है किधर नहीं जाना। अबे इस बेचारे को थोड़ी गलतफहमी हो ही रही है और इस बेचारे को अच्छा लगेगा कि मैं इसका मामा हूँ, 10 रुपए इसकी माँ को दे दूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है भांजे, और सुनाओ तुम कितने दिन से? अरे मैं भी बड़ा तरस रहा था आने के लिए। मामा के मन में लालच आ गया और मामा ने इस लालच के अंतर्गत उसे भांजा बना लिया। दोनों चल पड़े। वो बात करता जाता, भांजा 10-12 साल का बच्चा बता रहा था कि मामा कैसे, माँ कैसे प्रतीक्षा करती है, बताने लगा कि यहाँ। फिर वो रास्ते में दिखाने लगा ये अट्टालिका मुगलों के काल की है, ये अट्टालिका अंग्रेजों के काल की है, ये अट्टालिका तो बहुत पुरानी है, इसका तो कोई ब्यौरा ही नहीं मिलता है। दिखाता जाता, वो कहता चलो मैं इधर से लेके चलता हूँ, इधर त्रिवेणी भी पड़ेगी। और फिर त्रिवेणी के बाहर से जैसे ही निकले उसने कहा कि मामा संगम है, आप स्नान भी करते चलिए, पुण्य भी कमाते चलिए, घर जाएंगे फिर विश्राम करेंगे। मामा ने भी सोचा कब कब इलाहाबाद आने का मौका मिलता है, चलो स्नान कर ही लेते हैं। गया नदी के किनारे और उस त्रिवेणी के पास जाकर मामा ने भांजे के पास अपना सामान रख दिया, अपनी अटैची रख दी, बैग रख दिया, पर्स रख दिया, जिसमें पैसे थे वो थैला पूरा उठाकर उसके पास रख दिया। फिर हाथ से सोने की चेन वाली घड़ी उतारी, वो भांजे के हाथ में दी, गले से चेन निकाली, वो भांजे के हाथ में दी। कहने का मतलब ये अपना सारा सामान निकाल कर भांजे के हाथ में दिया। कुर्ता निकाला, बनियान निकाला, पजामा निकाला, सब दे दिया। और निकालने के बाद एक तौलिया लेकर, तौलिया बांधकर मामा पहुंचे त्रिवेणी के बीच में और वहां गंगा जी के बीच में खड़े हो गए, सूर्य को अर्घ दिया और हर हर गंगे कह के एक बार नदी में डुबकी लगाई। पूरे निमग्न हो गए पानी के नीचे। और जब बाहर निकले तो बाहर ना तो ना तो भांजा था, ना अटैची थी, न सामान था, न चेन थी, न घड़ी थी, न पैसे थे। और मामा खड़े हैं त्रिवेणी के बीचों बीच, नंगे, केवल तौलिया लपेटे हुए। ये जो जनतंत्र होता है, इस जनतंत्र में इस जनता को इसी तरह मामा बनाया जाता है। यहाँ हम लोग इस इलेक्शन की त्रिवेणी में जाते हैं, डुबकी मारते हैं। वो जो भांजा आया था 5 साल बाद, कहता अरे माई बाप आप ही सब कुछ हो, पैर छूता, हाथ पकड़ता, हाथ चूमता और कहता कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये देखो वो देखो। हम सब देखते, प्रसन्न हो जाते और फिर भांजा हमारा सब लेकर चला जाता है और हम 5 साल तौलिया लपेटे इस त्रिवेणी में खड़े रहते हैं। इसी का नाम जनतंत्र है बंधु। जनतंत्र वो है जिसमें जन की हिस्सेदारी होती है, लेकिन जन के भीतर विचार है या नहीं, जन कुछ सोच सकता है या नहीं, इसका वहां कोई लेना देना नहीं होता है। जन का बुद्धि से एक बड़े नेता हुए हरियाणा में, उनका नाम था चौधरी देवीलाल, उप प्रधानमंत्री रहे।
चौधरी देवीलाल ने एक बार कहा था कि जनतंत्र में केवल सिर गिने जाते हैं, ये नहीं देखा जाता उन सिरों के भीतर बुद्धि भी है या नहीं। वहां केवल सिरों की गिनती होती है और ये वास्तविकता है, ये सच्चाई है। जनतंत्र यही है, इसी तंत्र का नाम लोकतंत्र है, इसी तंत्र का नाम जनतंत्र है। अब प्रजा किसे कहते हैं, इसे अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। देखो, प्रजा शब्द में प्र उपसर्ग के साथ जन शब्द को जोड़ के प्रजा शब्द बनता है। तो प्रजा किसे कहते हैं? ऐसा जन जिसे संस्कारित करके, शिक्षा देकर, विद्या देकर संस्कारित कर दिया जाता है, उसे प्रजा कहा जाता है। संस्कार किसे कहते हैं? संस्कारित क्या होता है? संस्कारित मतलब जिसमें कोई नई कृति तैयार की जाए, कोई नई चीज तैयार की जाए, उसे हम संस्कारित करना कहते हैं। किसी चीज को हमने संस्कारित किया, मान लीजिए आपने आपने सब्जी बनाई, सब्जी को आपने घी से संस्कारित किया। आप चीजों को संस्कारित करते हैं तो एक नई चीज आपके सामने आती है। मतलब गाजर आपके घर में थी, लेकिन आपने गाजर लिया, मावा निकाला, आपने चीनी ली, आपने ड्राई फ्रूट्स लिए, आपने बहुत सारी चीजें ली और आपने हलवा तैयार किया। यह हलवा एक नई तरीके से चीजें हैं, आपने बहुत सारी चीजों से गाजर को संस्कारित करके इसका एक नया स्वरूप तैयार किया। ठीक इसी तरह जन को जब संस्कारित कर दिया जाता है और कोई नई चीज तैयार की जाती है, उसे हम प्रजा कहते हैं। इसका मतलब है शिक्षित, बुद्धिमान, विचारशील, विवेकशील और तर्कशील जन का नाम प्रजा है। और इस प्रजा का जो तंत्र होता है उसे प्रजातंत्र कहते हैं। प्रजातंत्र बुद्धिमान लोगों का तंत्र होता है। जनतंत्र और प्रजातंत्र में एक अंतर होता है। जनतंत्र में 51 मूर्ख 49 विद्वानों पर इसलिए राज करते हैं क्योंकि उनकी 2 वोट ज्यादा है। लेकिन प्रजातंत्र में कभी भी मूर्ख का शासन नहीं आ सकता है। प्रजातंत्र क्योंकि प्रजा का तंत्र है, बुद्धिमानों का तंत्र है, इसमें मूर्खों को स्थान ही नहीं है। यहां शराबी को वोट डालने का अधिकार नहीं, यहां बलात्कारी को वोट डालने का अधिकार नहीं, यहां चोर, हत्यारे, जिहादी और आतंकवादी को वोट डालने का अधिकार नहीं है। यहां वोट डालने का अधिकार उसे है जो तर्कशील है, विवेकशील है, विचारवान है, बुद्धिमान है। जिसे वोट डालने का अधिकार ऐसे लोगों को जिस सिस्टम के अंतर्गत हो, जिस तंत्र के अंतर्गत हो, उसे हम प्रजातंत्र कहेंगे। अच्छा, मैं एक बार आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, एक बार सबको अनम्यूट कर दीजिए और सामूहिक रूप से उत्तर आपसे चाहता हूं। ईमानदारी से बताइए, क्या किसी भी सिस्टम में शराबी को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्या चोर, हत्यारे, जिहादी, आतंकवादी को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। म्यूट कर लीजिए। ये जो तंत्र है, जिस तंत्र के अंतर्गत किसी जिहादी, आतंकवादी, हत्यारे, किसी चोर, उचक्के, शराबी, कबाबी को वोट डालने का अधिकार नहीं होता, केवल बुद्धिमान, विचारवान, विचारशील, विवेकशील, तर्कशील को ही वोट डालने का अधिकार होता है, उसे प्रजातंत्र कहते हैं। और इसकी इकाई का नाम प्रजा है, जो संस्कारित जन है। जन प्रत्येक व्यक्ति होता है। मान लीजिए मेरे घर में 8 लोगों ने जन्म लिया है, तो ये 8 के 8 लोग जन कहलाएंगे। लेकिन इन 8 के 8 में प्रजा एक भी हो, ये भी बहुत बड़ी बात होगी। हमारे यहाँ जो प्रजातंत्र होता था, उस प्रजातंत्र में प्रत्येक को वोट डालने का अधिकार नहीं होता था। जहां सारी जनता मिलकर किसी व्यक्ति को अपने ऊपर शासन करने के लिए चुनती है, जनता के प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी होती है, उसे जनतंत्र या लोकतंत्र कहते हैं। लेकिन जहां पहले जनता ऐसे लोगों को चुनती है जो राजा को चुनने का अधिकार प्राप्त कर सकें, पहले कुछ लोगों ने कही ये बात बहुत अच्छे से, कुछ लोगों ने कही थी, वो बात अलग है कि वो उसे बहुत अच्छे से व्याख्यायित नहीं कर पाए या प्रश्नों के सामने उतनी अच्छी तरह से डटकर खड़े नहीं रहे, लेकिन उन्होंने, कई लोगों ने बहुत अच्छे से कहा इस बात को। यानी पहले हम उन वोटर्स को चुनेंगे जो वोटर्स वोट डालकर राजा को चुनने की क्षमता रखता है। मान लीजिए एक गांव में 1000 लोग रहते हैं, तो 1000 लोग आपस में मिलकर पहले चयन करेंगे कि हम लोगों में वोट डालने का अधिकार किस किस के पास होना चाहिए। तो मान लीजिए इन 1000 लोगों ने मिलकर केवल 100 लोगों को चुना, तो अब 100 लोग केवल वोट हुए। इन 100 लोगों को हम प्रजा कहेंगे और वो हम जन कहेंगे। जब 1000 के 1000 लोग मिलकर राजा चुन रहे थे,
लोकतंत्र होता है, जनतंत्र होता है। अब यहां समझने का प्रयास कीजिए, ये 1000 लोग चुनते हैं पहले 100 लोगों को, और ये जो 100 लोग चुने गए हैं, इन 100 लोगों को हम प्रजा कहते हैं। और ये प्रजा वो हैं जिनके पढ़ने लिखने का एक निश्चित स्तर है कि इतने पढ़े लिखे होंगे, इतना इतना इन्होंने जाना होगा, इतनी इन्हें जानकारी होगी, इस फील्ड के ये जानकार होंगे। वो सब कुछ सारी अर्हता के बाद ये 1000 लोग भी उनके ऊपर दांव खेलेंगे कि इन लोगों को वोटर बनाया जा सकता है। और जब इन 100 लोगों को वोटर बनाया गया, ऐसे ही प्रत्येक गांव, प्रत्येक शहर और पूरे उस क्षेत्र से जहां का राजा चुना जाना है, ये वोटर पहले तैयार किए जाएंगे, फिर ये वोटर वोटिंग करेंगे। इस तरह इस प्रजा के द्वारा किया गया, बनाया गया सिस्टम है ना। जब हम पीपल की बात करते हैं तो पीपल शब्द जो है वो जन के लिए प्रयोग होता है। तो जब हम कहते हैं टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, तो ये जनतंत्र की बात हो रही है। लेकिन जहां प्रजा के द्वारा चुना जाता है वहां प्रजातंत्र होता है। तो हम कह सकते हैं टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द स्कॉलर्स। ये सबके द्वारा नहीं चुना जाता है, विद्वानों के द्वारा चुना जाता है, उसका नाम प्रजातंत्र है। प्रजा के समूह को गण कहते हैं, इसलिए प्रजातंत्र में और गणतंत्र में कोई अंतर नहीं होता, दोनों एक ही होते हैं। प्रजातंत्र और गणतंत्र पर्यायवाची शब्द हैं, जनतंत्र और लोकतंत्र पर्यायवाची शब्द हैं। जनतंत्र और लोकतंत्र में भीड़ को चुनने का अधिकार होता है, इसलिए मैं इसे भीड़ तंत्र कहता हूं। ये कुछ और नहीं है, केवल भीड़ तंत्र है, जहां भीड़ निर्णय करे कि कौन राजा होगा, कौन सांसद होगा, कौन विधायक होगा। इसीलिए आज आप समाज में देखिए कि समाज में शराबी, जुआरी, भ्रष्टाचारी, उचक्के, हत्यारे, बलात्कारी, दुष्ट, आतंकवादी तक चुनकर संसद में पहुंच रहे हैं। क्या इस बार हमारी संसद में इमरान मसूद सहारनपुर में एक आतंकवादी स्तर का व्यक्ति है, क्या वो चुनकर नहीं पहुंचा? क्या इस बार हमारे यहाँ सहारनपुर में एक बहुत बड़े दंगों का आरोपी चंद्रशेखर रावण वो चुनकर संसद में नहीं पहुंचा? क्या खालिस्तान की मांग उठाने वाला अमृतपाल पंजाब से चुनकर संसद में नहीं पहुंचा? ये लोग संसद में इसलिए चुनकर पहुंचे हैं क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है। व्यवहारिक तौर पर भारत में आज जनतंत्र लागू है, लोकतंत्र लागू है। पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो मुश्किल से 4-5 देश ऐसे हैं जहां किसी स्तर पर प्रजातंत्र लागू है। समूचे स्तर पर तो कहीं लागू नहीं है, लेकिन किसी स्तर पर कहीं कहीं प्रजातंत्र और गणतंत्र कुछ देशों में लागू है, जैसे अमेरिका उनमें से एक देश है। तो जहां प्रत्येक व्यक्ति को चुनने का अधिकार है, पहली चीज ये है वो जनतंत्र। तो ये मैं उम्मीद करता हूं कि जनतंत्र, लोकतंत्र, प्रजातंत्र और गणतंत्र ये आपको समझ में आया होगा। लेकिन अभी प्रजातंत्र को मुझे अभी और समझाना बाकी है कि प्रजातंत्र और गणतंत्र बनता कैसे है। तो ये विषय हमारा पूरा नहीं हुआ। जैसे अभी कुछ लोगों ने चर्चा की थी कि इस तंत्र के अंतर्गत कौन कौन सी परिषदें काम करती हैं और वो परिषद कैसे काम करती हैं। तो कल इस आधार पर, अर्थशास्त्र के आधार पर और मनुस्मृति के आधार पर इस प्रजातंत्र और गणतंत्र की आगे की व्याख्या जारी रहेगी हमारी। आज के लिए इतना ही। आज प्रश्नकाल इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमारा विषय अभी अधूरा है, तो प्रश्न बहुत सारे उठेंगे। जब कल विषय हो जाएगा उसके बाद प्रश्नों का समाधान भी ठीक ठीक मिल जाएगा। इससे आगे का विषय इसलिए नहीं उठा रहा कि लंबा चला जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। मंत्र पाठ करते हैं, आज के विषय को विराम देते हैं। संयोजकों से प्रार्थना है यदि कोई विशेष सूचना होगी तो मेरे मंत्र पाठ के बाद दे दें। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति।